हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योद्धा शक्ति में। एक बार पुनः हम एक लंबे अंतराल के पास फिर से आए हैं और इस बार हम जियोग्राफी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जियोग्राफी जो शब्द है, स्टार्ट करते हैं। तो जियोग्राफी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जब भी हम भूगोल या जियोग्राफी की बात करते हैं तो उसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जियोग्राफी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक जियो से, एक ग्राफिया से। जियो का क्या मतलब होता है? जब भी हम बात करेंगे, जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ यानी पृथ्वी, यानी पृथ्वी। और ग्राफी का क्या मतलब होता है? ग्राफी का मतलब होता है वर्णन या डिस्क्राइब। डिस्क्राइब यानी वर्णन। ठीक है। अब इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या निकलता है? जियोग्राफी के डेफिनेशन की बात करें या परिभाषा की तो क्या निकलता है? पृथ्वी का वर्णन ही जियोग्राफी है, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। क्या निकलता है कि पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन ही क्या है? भूगोल है। ठीक है। अब एक बात तो ये समझ में आई कि भूगोल होता क्या है। दूसरी बात ये होती है कि भाई भूगोल शब्द का यूज सर्वप्रथम किसने किया? कौन था जिसके दिमाग में आया कि भाई भूगोल होता है? ऐसा कौन था जिसकी वजह से हमें इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं? भूगोल सबसे टिपिकल सब्जेक्ट जीएस का। कौन था? वो था इरोटोस्थनीज। कौन था? इरोटोस्थनीज। शब्द प्रयोग जियोग्राफी का सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम वो था इरोटोस्थनीज। ये जो इरोटोस्थनीज था इसी ने बताया कि कोई एक विषय के बारे में जिसे भूगोल कहते हैं। ठीक है। अब ये बात होती है, जैसे हम बात करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री लिवासिए, फादर ऑफ बायो थियोफ्रास्टस या कार्निकस के नाम लेते हैं। उसी तरह हम जब बात करेंगे कि फादर ऑफ जियोग्राफी या भूगोल के जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी ये कौन थे? फादर ऑफ जियोग्राफी जो है ये थे हमारे हिटैटियस या हिकैटियस। कहीं कहीं हिटैटियस भी लिखा होता है कई सारी बुक्स में, हिकैटियस या हिटैटियस। अब ये बात होती है, हिकैटियस जी जो थे इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसमें भूगोल के बारे में बताया था। हिकैटियस जी की जो बुक थी उसका नाम था जस्ट पीरियड्स। जस्ट पीरियड्स यानी पृथ्वी का वर्णन। यानी इसका मतलब क्या था? पृथ्वी का वर्णन। इनकी बुक का नाम पृथ्वी का वर्णन या जस्ट पीरियड्स हम पढ़ते हैं। किसकी बुक का नाम? हिकैटियस की। हिकैटियस कौन थे? फादर ऑफ जियोग्राफी थे। अच्छा, तो इरोटोस्थनीज कौन था? भैया इरोटोस्थनीज जो था इसने सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का यूज किया था। अच्छा, तो ये बात होती है जियोग्राफी। और इरोटोस्थनीज के बारे में क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं कि ये वास्तविक भूगोल का जनक है। फादर ऑफ जियोग्राफी एक बात है, हिकैटियस होते हैं, लेकिन कई बार बात करते हैं कि वास्तविक कौन है भाई। वास्तविक बात करते हैं जैसे क्या होता है, आप घर में हैं, आपके चाचा होंगे तो कई लोग कहते हैं ये इनके चाचा जी या उनको माना जाता है पिताजी। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि आपके रियल फादर कौन है तो आप अपने पापा का नाम बताते हैं, ना कि चाचा का नाम। उसी प्रकार फादर ऑफ जियोग्राफी हिकैटियस होते हैं, लेकिन वास्तविक जियोग्राफी का नाम, वास्तविक भूगोल का पिता या भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरोटोस्थनीज। जैसे इसका मतलब यह हुआ कि जियोग्राफी में हिकैटियस ने काम किया था, लेकिन वास्तविक काम जो अच्छे से काम किया था या जियोग्राफी को जो सामने लेकर आता है वो थे इरोटोस्थनीज। वो कौन थे? इरोटोस्थनीज। इसे वास्तविक भूगोल का जनक कहते हैं या वास्तविक की जगह व्यवस्थित भी बोल देते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक भी पूछा जाएगा तो हम इरोटोस्थनीज को बताएंगे। ठीक है, इरोटोस्थनीज को हम बताएंगे। ठीक है। अब ये बात होती है, हमने जियोग्राफी में थोड़ा बहुत मोटे मोटे तौर पे जान लिया। अब हमारी बात होती है इंडिया के बारे में। मेनली हमें जो पढ़ना है वो इंडियन जियोग्राफी। अच्छा, इंडियन जियोग्राफी में पढ़ना है इंडियन जियोग्राफी में सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि भारत यानी कि इंडिया
इंडिया के क्या क्या नाम है, यहीं से स्टार्ट करते हैं ना। भूगोल के बारे में यही पढ़ते हैं, भूमि के बारे में, क्षेत्र के बारे में, नदी के बारे में, पठार के बारे में, जो हमारी पृथ्वी है उस पे जो अस्त्राकृतियां पाई जाती हैं, अस्त्राकृतियां यानी उस पर पाए जाने वाले पठार, पहाड़, नदी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो उनके बारे में स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। अच्छा, तो भारत को सबसे पहले हम नाम दे देते हैं आर्यवर्त, सबसे प्राचीन नाम, लो भैया। दूसरा दे देते हैं जम्बूद्वीप। तीसरा हम कह देते हैं भारत, भारत भी कह देना चाहिए। और चौथा दे देते हैं हिंदुस्तान, इंडिया को इतने नाम से जाना जाता। अच्छा, अब ये क्या होता है भैया, कैसे कैसे नाम पड़ा, ये भी बात होती ना कि आर्यावर्त क्यों कहा जाता है, क्यों जम्बूद्वीप कहा जाता है, क्यों भारत कहा जाता है और क्यों हिंदुस्तान कहा जाता है। तो आर्यावर्त की बात करते हैं तो जो आर्य थे, हमारे यहाँ आर्य आए थे, तो उन्हीं आर्यों आकर यहाँ बस जाते हैं उन्हीं आर्य के नाम पर हमारा आर्यावर्त पड़ता है। जम्बूद्वीप की जो बात होती है ये पुराणों में चर्चा की गई है। जब भी आप रामायण देखते हो, रामायण में जो लव कुश कांड होता है, जब लव और कुश श्री राम के दरबार में जाते हैं तो एक गाना चलता है, जम्बूद्वीप भारत खंडे। तो वहां से जो पुराण है वहां से आया है जम्बूद्वीप। भारत, भारत एक आपने ऋग्वेद में पढ़ा होगा या ऋग्वैदिक काल में पढ़ा होगा 10 राग युद्ध के बारे में। 10 राग युद्ध में ये था कि एक भरत नाम का राजा था, उसने क्या किया था, 10 राजाओं के साथ रावी नदी के तट पर युद्ध किया था और वो जीत गया था। तो उन्हीं के नाम पर, भारत के नाम पर, भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। और चौथी बात होती है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, जो ईरानी थे और यूनानी थे, जो ईरानी थे और यूनानी थे, वो जब इंडिया पर अटैक करने आ रहे थे तो क्या था, इंडिया के इधर जो थी सिंधु नदी बहती है, आपको पता है सिंधु नदी को, लेकिन जो यूनानी थे और यूनानी थे वो क्या कहते थे, सा को हा बोलते थे, तो वो हिंदी नदी कहते थे, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, और इसके इस तरफ रहने वाले लोगों को वो हिंदुस्तान कहते थे। इस तरह हमारे देश का नाम पड़ता है, भारत का नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान नाम पड़ता है। ठीक है, अब आगे हम ये देखते हैं भारत के बारे में, और लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम एक और चीज जान लेते हैं। शुरू करने चल रहे हैं हम भारत के बारे में। आखिर क्या होता है भारत? भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत एक क्षेत्रफल है, एक युवा अवस्था है, एक सपना है, एक जागरूकता है जो विश्व को उसके लक्ष्य तक पहुंचाएगी, विश्व को विश्व गुरु बनकर दिखाएगा। कौन? हमारा भारत। तो हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम अर्थ की बात कर लेते हैं। हमने जियोग्राफी में कई बार पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये अर्थ, अर्थ की आकृति क्या होती है? अंडे आकृति की नहीं होती है, बच्चे नहीं हुआ, अब भूआब होती है, भूआब या जियोइड शेप की होती है, इंग्लिश में जियोइड और हिंदी में भूआब बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कई सारी अक्षांश रेखाएं होती है। हमने पढ़ा है कि जो अर्थ होती है उस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं, कुछ अक्षांश रेखाएं और कुछ देशांतर रेखाएं मानी गई। ठीक है, तो हमको सब अक्षांश और सब देशांतर रेखाएं नहीं पढ़ना है, उसका एक अलग चैप्टर है, उसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं जो हमें पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है। एक रेखा होती है बृहद वृत्त, जो अर्थ को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांट देती है। एक उत्तर की तरफ, तो इसे उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक दक्षिण की तरफ बांट देती है जिसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या किया, ये 0 अंश की एक रेखा होती है जिसे भूमध्य रेखा, क्या क्या नाम से जानते हैं ये भी देख ले, भूमध्य रेखा, और क्या कहते हैं इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को बृहद वृत्त कहते हैं। जो बराबर भागों में बांट रही है, तो अगर काल्पनिक रेखा जो होगी बीच से जाएगी, सबसे बड़ा यही पाया जाता है 0 डिग्री पर, इसलिए इसे बृहद वृत्त कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसे इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। अच्छा, ये 4 नाम है इसके, हाँ इसके 4 नाम है। ये क्या करती है, अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट देती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और रेखा होती है, हाँ हाँ बिल्कुल होती है, एक होती है कर्क रेखा। अरे इसके बारे में कौन नहीं सुना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
ये तो हमारे भारत को भी दो भागों में बांटती है। हाँ बिल्कुल बांटती है, ये हमारे भारत को भी दो भागों में बांटती है। अच्छा इसकी बात कर रहे हो, हाँ इसी की बात कर रहे हैं, इसे कर्क रेखा बोला जाता है, कर्क रेखा। अच्छा जी, और दूसरी जो होती है दक्षिण की तरफ, जो दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है वो मकर रेखा, वो भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं, और ये क्या होती है, मकर रेखा होती है। अच्छा ये बात है, बताना क्या चाहते हो, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें बताना क्या चाहते हो, इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं, देखो कटिबंध का नाम सुना होगा कि क्षेत्र कैसे होता है, उसके तापमान पे देखा जाता है, उसे कटिबंध होते हैं, टेम्परेचर और भी कई सारे पैमाने होते हैं जिसे हम जानते हैं। तो कटिबंध देखते हैं, जो हमारा ये होता है विषुवत रेखा वाला क्षेत्र, ये जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र होता है, और यहाँ पे एक मिनट 66.5 डिग्री की होती है, यहाँ भी एक 66.5 डिग्री की होती है। हाँ ये क्या होती है, विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जाएंगे कहां तक, कर्क रेखा तक 23.5 डिग्री, और दक्षिण की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्री मकर रेखा तक। तो ये जो क्षेत्र होता है ये उष्ण कटिबंध होता है। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये उष्ण कटिबंध क्या होता है, जो हमारा सूरज होता है वो वर्ष में एक बार इधर जाता है एक बार इधर जाता है, कभी इधर कभी इधर, लेकिन इसके ना उधर जाता है ना इसके इधर आता है। अच्छा यानी यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, हाँ, लेकिन और सब जगह जो होगी वो तिरछी पड़ती है, ठीक है, ये तो समझ में आया। अब ये क्या होता है, जो बृहद वृत्त होता है ये इसका होता है मकर रेखा और 66.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री तक कौन सा क्षेत्र होता है, इसे बोलते हैं शीतोष्ण या उपोष्ण भी बोल देते हैं कहीं कहीं। ये होता है उपोष्ण कटिबंध, क्या होता है, उपोष्ण कटिबंध। अच्छा और ये वाला लास्ट वाला, ये वाला जो होता है ये उष्ण कटिबंध होता है, नहीं नहीं सॉरी शीतोष्ण, शीत कटिबंध। अच्छा जी, तब ये क्या होगा, जब हम बात करेंगे कर्क रेखा से ऊपर 66.5 डिग्री तक जो है, ये जो हमारा ये भी क्या होता है, ये भी हमारा उपोष्ण कटिबंध होता है। ऐसे हम बांट देते हैं अपनी अर्थ को, ऐसे ऐसे तापमान पाए जाते हैं कहां पर, निर्भर करता है ये सब सारी चीजें, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ जी, अब हमको पढ़ना है इंडिया के बारे में। अच्छा इंडिया से क्या लेना देना है, अरे बिल्कुल लेना देना है, इंडिया की स्थिति के बारे में जानेंगे। ये लो, अगर ये मान लो अर्थ है, उससे पहले एक और चीज, जो ये उत्तरी गोलार्ध है, इसी तरफ हम देखते हैं हमारे ज्यादा से ज्यादा लैंड स्थित है, इसे हम बोल देते हैं उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा से ज्यादा हमारी लैंड है, और नीचे जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें ज्यादा से ज्यादा जल है, तो इसे हम बोल देते हैं लैंड हेमिस्फीयर, और इसे क्या बोल देते हैं, जलीय गोलार्ध, जलीय गोलार्ध बोल देते हैं, ठीक है। हाँ हम यहाँ बात कर रहे थे, ये जो अर्थ है हमारी, एक तो ऐसे ऐसे बांट रही है उत्तर दक्षिण गोलार्ध में, एक रेखा ऐसे भी खींची जाती है। अच्छा वो क्या करती है, एक पूर्वी गोलार्ध में बांटेगी एक पश्चिमी गोलार्ध में बांटेगी। अच्छा ठीक है, फिर अब बात होती है भारत की। हमारे भारत कहाँ स्थित है, अगर हम इसको 0 डिग्री मान लें और यहाँ से ये 0 डिग्री मान लें देशांतर वाली रेखा, तो भारत कहीं, ये कर्क रेखा मान लो गई है, तो भारत कहीं यहाँ पर है, भारत कहीं यहाँ पे। अच्छा यानी भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। भारत की स्थिति की बात करें तो कहाँ है, भारत की स्थिति की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अच्छा और क्या बताओगे भारत के बारे में, भारत जो पाया जाता है, अभी बताया इसके ऊपर उष्ण और उपोष्ण, उष्ण और उपोष्ण, भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और क्या, अब बात कर लेते हैं भारत के अंदर राज्य कितने, स्टेट कितने हैं। भारत ऐसे लिख दिया, इसके अंदर हमने बात की भैया स्टेट कितने हैं। हम जानते हैं कि भारत के अंदर, हमारे प्यारे भारत के अंदर 28 स्टेट्स है। अच्छा यूनियन टेरिटरी कितने हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल, एरिया
32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर सॉरी किलोमीटर स्क्वायर होता है एरिया किसका, स्टेट 28, यूनियन टेरिटरी 8 और भारत का जो क्षेत्रफल होता है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, विश्व के हिसाब से देखिए, यानी विश्व के पास अगर 100% भूमि है तो भारत उसका कितना हिस्सा रखता है, तो भारत विश्व का 2.4%, भारत विश्व का 2.4% हिस्सा रखता है। अच्छा, और क्या बता सकते हो, और ये विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है कौन, भारत। ये हो गई कुछ जानकारी की बातें। और भारत में एक छोटी सी बात हम लोग जानेंगे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या होता है, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होता है, सबसे पूर्वी बिंदु क्या होता है और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या होता है। चलिए उसको भी जानते हैं। ये लीजिए जी, भारत को बना लेते हैं प्यारा सा अपना छोटा सा भारत। समझा भाई, इज्जत का सवाल है, गलत मत होना, इज्जत नहीं जाने देंगे, कुछ भी हो जाए गलत तो हमसे नहीं होगा, तुम तो गलत होने ही नहीं देंगे। बन गए ना भारत, थोड़ा तिरछा हो, चलो कोई बात नहीं, सीधा कर लेते हैं। ये हो गए तुम, ने कहा था तुम बन जाओगे हमसे, ठीक है। ये हो जाता अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ठीक है, ये हो जाता। अब शुरू करते हैं। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 2, 3, 4, 5, 6 कई सारे द्वीप हैं, तो हम ये मान लेते हैं। तो भारत की अगर हम इस साइड बात करें, पश्चिमी साइड, तो ये होता है अरब सागर है, हम सभी जानते हैं क्या है, अरब सागर है। अच्छा, तो इधर क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी है, कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, ध्यान से देख लेंगे, इधर बंगाल की खाड़ी पाई जाती है और उधर अरब सागर पाया जाता है। अच्छा जी, और क्या होता है, और नीचे उसके हिंद महासागर पाया जाता है। कौन सा सागर, हिंद महासागर। कहना क्या चाहते हो, कहना हम यही चाहते हैं कि देखो, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तर में जो पाया जाता है उसे इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। ये होता कहाँ है, ये लद्दाख में है, हम सभी जानते हैं, लद्दाख में, सॉरी पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके पर कब्जा भले पाकिस्तान का हो, लेकिन है तो हमारा, हमारा दिल है और हम उसे लेकर रहेंगे, हमारे मस्तक का कोहिनूर है और हम अपने मस्तक के कोहिनूर को तो पाकिस्तान से एक ना एक दिन तो हम ले ही लेंगे, ठीक है। तो सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो हमारा गुहार मोती, ओ भैया गुहार मोती। और सबसे पूर्वी बिंदु किवीथू होता है, यह है अरुणाचल प्रदेश में, किवीथू है, ये कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा जी, ये कहाँ है, गुहार मोती जो आप बोल रहे हैं, ये है हमारा गुजरात में। अच्छा, ये तो बात करते हैं मुख्य भूमि, जो ये मुख्य भूमि होती है, एक भारत की मुख्य भूमि है, एक दक्षिणतम बिंदु होगा। मुख्य भूमि जो होगी वो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी या कैप कोमेरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अच्छा, और ये क्या होता है, सबसे दक्षिण में वो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अच्छा, ये तो याद हो गया भैया, ये कहा, इसे इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन द्वीप भी कहते हैं। इसी को लेचांग भी कहते हैं। चलो अब ये बात करते हैं, ये है कहाँ कहाँ। हम जब शुरू करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो या देशांतरीय विस्तार से सबसे पहले शुरू करते हैं, तो अक्षांश उत्तर की तरफ है, यानी उत्तर की तरफ ही जाएगा। ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, क्या उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अच्छा, और क्या बताओगे, और बहुत कुछ बताना, और ये बताना है बाबू मुशाई, ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट,
ये यहाँ से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अच्छा ये क्या है, इसको तो उत्तरी अक्षांश बोल दिया इसको। भाई ये भी तो पूर्वी गोलार्ध में ही तो स्थित है, तो इसे क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर। देशांतरीय विस्तार है, इसे भी क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर। अच्छा अब समझ में आया, अब तक कहाँ इसको पश्चिम की तरफ होता था पूर्वी देशांतर कहते थे, क्योंकि ये जो हमारा भारत है ना ये बाबू यहाँ है, यानी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए इसे बोला जाता था ऐसा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई क्या है। तो देखो भारत को दो प्रकार में देख सकते हैं, एक पूर्व से पश्चिम, एक उत्तर से दक्षिण। जब हम ऐसे देखते हैं तो 29-33 किलोमीटर, और ऐसे देखते हैं तो 32-14 किलोमीटर। अरे ये तो नंबर है, याद कैसे होगा। देखो ये बताओ तुम्हें भारत बड़ा कैसे लग रहा है, ये वाला, यानी अगर ये नंबर याद है तो हमें पता चल जाएगा 32-14 वाला ऐसे ही होगा। ऐसे मतलब क्या, उत्तर से दक्षिणी विस्तार जो भारत का होगा वो क्या होगा, 32-14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है, कैसे याद करोगे, कैसे याद करना, देखो 1 2 3 लिखो, लास्ट में 4 लिख दो, हो गया याद। अच्छा 1 2 3 लिखेंगे, इधर 4 लिख देंगे, बस इधर की जगह इधर कर देंगे। हाँ ठीक है, और इसमें क्या करना है 29-33 वाले में, इसमें क्या करो, देखो 3 3 3 त्रिक्का 9, और 3 का टेबल कितनी बार 3 त्रिक्का किए, 2 बार, लो 3 2 बार आया, हो गया। ये याद हो गया हमको, ये हमको याद हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा भारत के बारे में, हमने पढ़ा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल होता है, सबसे दक्षिणी बिंदु यानी दक्षिणतम बिंदु वो इंदिरा पॉइंट है, जो अब सुनामी में डूब चुका है। वो कहाँ है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे। ठीक है, ये कितने चैनल पे है, ये 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट पर आई थिंक। ठीक है, और ये क्या है, उसके बाद आता है मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, वो 8 डिग्री 4 मिनट का। कौन, कश्मीर से कन्याकुमारी बोलते हैं, तो कन्याकुमारी कैपोमेरिन हो जाएगा। कैसे हम गाना सुनते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो वही वाला गाना है। ठीक है, गुहार मोती सबसे पश्चिमी, और पूर्वी बात करें किबिथु, किबिथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, और इंदिरा कॉल का है वो पीओके में है, पीओके जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन हम उसके लेकर रहेंगे, तो ऑक्युपाइड कश्मीर। अच्छा एक चीज और पूछा जाता है, 7 सिस्टर के बारे में भी अभी याद कर लेते हैं। चलिए देखो 7 सिस्टर इसी वक्त पढ़ ही लेते हैं कि 7 सिस्टर क्या है। सबसे पहले बात यह होती है कि इसे 7 सिस्टर बोला किसने, 7 सिस्टर बोला किसने, 7 सिस्टर बाबू जो बोला वो किसने बोला, 7 सिस्टर किसने बोला, तो थे ज्योति प्रसाद साइकिया। कौन थे, ज्योति प्रसाद साइकिया ने कह दिया भैया 7 सिस्टर। ये 7 सिस्टर क्या है, आओ बात करते हैं। देखो ये सिक्किम है, सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं है। चलो ठीक है, तुमने क्या किया, इंडिया के सारे क्षेत्र में घूम लिया। अब क्या हुआ, तुम मम्मी मम्मी पास गए, मम्मी अब इंडिया में नहीं घूमना, कहीं और इंडिया में घूमना, पर इस क्षेत्र में नहीं घूमना। मम्मी के एक काम करो, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ। मम्मी से कहो मम्मी कैसे जाए, मम्मी ने एक सिक्का दिया, सिक्का से सिक्किम, लेकिन ये 7 सिस्टर में नहीं है। तो सबसे पहले तुम गए अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ चले आए, अरुणाचल प्रदेश में, वही किबिथु वाला अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले आप अरुणाचल प्रदेश में आए। अच्छा अरुणाचल प्रदेश में क्या देखा भाई, अरुणाचल प्रदेश जब आए तो वहां पे देखा बहुत सारे नाग है, नाग है तो नागालैंड याद कर लिए। अब नाग के पास क्या था, तुमने नाग देखा, तुम्हें लगा भाई ये तो नाग के पास मणि तो होगी ही, और मणि मिल गई तो मजा आ जाएगा, तो मणि से मणिपुर हो जाएगा, मणि से मणिपुर हो जाएगा। अच्छा मणि थी, अब तुमने नाग को देखा, नाग के पास मणि है, फिर क्या करोगे, मणि तो चाहिए तुम्हें, लेकिन नाग देवता से ऐसे छीनोगे तो थोड़ा अपना आशीर्वाद दे देंगे और तुम्हारे साथ वो आशीर्वाद लग जाएगा, तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, तो जो ये मणि है आप क्या करेंगे, मिजोरम, आप हाथ जोड़ लेंगे, मिजोरम, मिजोरम, मैंने हाथ जोड़ लिया, मिजोरम। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में नाग थे, नाग के पास मणि थी, मणि को देखते ही आपने हाथ जोड़ लिया। जैसे ही आपने हाथ जोड़ा, मिजोरम में जैसे ही आपने हाथ जोड़ा, क्या हुआ, सारे जो नाग थे वो ट्री पर चले गए, ट्री से यानी त्रिपुरा। अब फिल्मों देखा हमने, नागिन लेगी बदला, ऐसे कई सारे आते हैं सीरियल, तो वहां में हमने क्या देखा है, हमने देखा जैसे ही मणि मिलती है तो क्या होता है, आसमान में बादल गरजने लगते हैं, मेघ आ जाते हैं, क्या होता है, आसमान आते हैं, आसमान, आसमान से असम, और असम में क्या होता है आसमान में,
आसमान में मेघ आ जाते हैं, मेघ, और मेघ से मेघालय। ये होती है हमारी सेवन सिस्टर्स। क्या होती है? ये होती है हमारी सेवन सिस्टर्स। भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अगर भारत का देशांतरीय विस्तार पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? तो 29-33 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है? तो 32, ओह उल्टा हो गया, भारत का उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 32-14 है, और जो पूर्व से पश्चिम है वो 29-33 किलोमीटर है। ठीक है, थोड़ी और बातें होती हैं, भारत के सबसे बड़े राज्य, भारत के सबसे छोटे राज्य, ये सब बातें हम कल करते हैं। आज हम इतने लंबे समय बाद आए और हमने पूरा इंडिया के बारे में वो सारी चीजें लगभग जान ली है जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या क्लास 9 का जो चैप्टर है हमारा भारत स्थिति और आकार, उसके लिए पर्याप्त है चैप्टर, या वीडियो बोल सकते हैं। और आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि भारत का जो सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, सबसे छोटे राज्य हैं, वो चीजें देखेंगे। बाकी थैंक्स, चलते हैं, जय हिंद।